नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सबसे लेटेस्ट वाले 2023 के पेपर के सॉल्यूशन आपको करा रहे हैं। इससे पहले जो हमने पेपर का सॉल्यूशन देखा था वो साइड में आई बटन वीडियो मिल जाएगा। सोशल साइंस का करा चुके हैं, साइंस का करा चुके हैं। आज हम देखेंगे हमारा हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन 2023 का। स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न है कि वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा जाता है? कौन जाने जाते हैं? तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास या कबीरदास? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरदास। वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है क्योंकि उनकी कविताओं में वात्सल्य रस की उत्कृष्टता, भावपूर्णता और गहराई उजागर होती है, जो उन्हें एक अद्वितीय कवि बनाती है। उन्होंने यशोदा और कृष्ण के बीच ममता और वात्सल्य का बड़ा ही मम स्पर्शी वर्णन भी किया है। अगला बहुविकल्पी है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्वार्थी, एकमात्र सहारा, बिना श्रम के फल प्राप्ति या इच्छा पूर्ण करना। तो अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, जैसे राम अपने बूढ़े माँ बाप के लिए एक अंधे की लकड़ी है। अगला है पहाड़ के नीचे की जो सम भूमि होती है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उपत्यका, आदित्यका या स्वकीय या सभी। तो पहाड़ के नीचे की भूमि को हम आदित्यका कहते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। पहाड़ के नीचे की समभूमि को कहते हैं। चौथा बहुविकल्पी है कि अभिव्यक्ति के उद्देश्य इनमें से क्या हैं? भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता या सभी। तो अभिव्यक्ति में सभी के सभी आ जाता है। अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है कि अपने विचारों को प्रकट करना। तो अपने मन के भाव विचारों को प्रकट करने के लिए यहाँ पर हम अभिव्यक्ति शब्द का उपयोग करते हैं। उद्देश्य इसके क्या है? बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, भाषा और साहित्य में रुचि का विकास। अगला बहुविकल्पी पांचवा है आखिरी की तपस्वी का उद्भव रूप क्या है? तापसी है, तपसी है, तपसी है या फिर तापासी? आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका बी, यानी कि तपसी जो है यहाँ पर तपस्वी का तद्भव रूप हो जाएगा। जहाँ पर जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत रूप होते हैं, जो तद्भव होते हैं वो उसके हिंदी रूप होते हैं। बढ़ते हैं अब हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 6 की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जब भी क्वेश्चन आता है तो जो मेन पॉइंट पूछा गया है सबसे पहले आपको वही पहली लाइन में लिखना है। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं अगर आपको आती हैं तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे प्रेम, विरह और भावनात्मक गहनता देखने को मिलती है। रचनाओं के बारे में यहाँ नहीं लिखा है, उसकी विशेषता के बारे में लिखा है। साथ ही साथ इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। बाकी अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 से 3 लाइनों के लिए काफी है आपका। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास जी का जन्म 13 अगस्त 1532 ईस्वी में हुआ था। और अगर आपको ये भी याद है कि कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर में हुआ था। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ आपको क्लियर कन्फर्म पता है, जो कि प्रश्न में नहीं भी पूछी गई है, वही आप यहाँ पर लिखिएगा। ऐसा ना हो कि आप गलत लिखते हैं, क्योंकि जन्म पूछा है तो डायरेक्ट जन्म ही लिखिए आप। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्तों के साथ समाज सुधारक भी थे। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। माता का नाम क्या था? हुलसी देवी। रचनाएं इनकी क्या है? रामचरितमानस, रामलला, नहुचु, बरवाई रामायण और गीतावली। बाकी रचनाएं वगैरह पूछी नहीं गई हैं तो कोई जरूरी नहीं है, ये सब याद कर लीजिएगा, जो कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने में हेल्प करेगा। अगला प्रश्न है रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। तो रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ या मूल शब्द। तो वे शब्द जिनके घटकों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द, जैसे कि जल, अग्नि, घोड़ा आदि। मतलब समझ रहे हैं कि अगर इनको आप तोड़ेंगे, जल को जा अलग करेंगे, ला अलग करेंगे, तो उसका अलग अलग कोई अर्थ तो होता नहीं है। तो वही है, जिनको तोड़ने पर उनका कोई अर्थ ना निकले वो आपके सभी रूढ़ शब्द में आते हैं या मूल शब्द में आते हैं। दूसरा जो होता है वो यौगिक शब्द होता है। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बने होते हैं वो आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि घर वाला, पानी प्लस पतंग, पानी पतंग, इस तरीके से ये भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तीसरा जो होता है वो योग रूढ़ शब्द होता है। इनमें क्या होता है? वे यौगिक शब्द जिनका अर्थ जो होता है वो घटकों के योग से भिन्न होता है। जितने भी आपके बेसिकली बहुब्रीहि समास होते हैं ना, वो सब इसी में ही आ जाते हैं। जैसे कमल प्लस नयन, कमल नयन सुंदर आंखों वाला होता है ना। नील प्लस कंठ, नीलकंठ भगवान शिव जी के लिए उपयोग किया जाता है। तो जितने भी बहुब्रीहि समास हैं वो सब आपके योग रूढ़ में देखने को मिलते हैं। अगला है क्रिया किसे कहते हैं? तो वह शब्द जिससे किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के लेकर के आप एक तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे राधा ने पत्र लिखा, रोहित खेल रहा है, ये सभी इसके क्रिया के एग्जाम्पल के तौर पर भी लिख सकते हैं। एक चीज ये भी समझिएगा कि क्रिया को पहचानने के लिए आप आखिरी में ना लगा देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखना, खेलना, ये सब किसको है? क्रिया को इंगित करते हैं। तो ना लास्ट में आ रहा है तो ये सब क्रिया को दर्शाते हैं। तो ये तरीका है इसको पहचानने का भी।
10वां प्रश्न है कि मौन वाचन की दो विशेषताएं लिखिए। तो मौन वाचन क्या होता है? इसमें अर्थ ग्रहण शीघ्र होता है मौन वाचन में, क्योंकि जब आप स्पीड से पढ़ते हैं, मन में पढ़ते हैं, तो इसमें नेत्र और मस्तिष्क आपके सक्रिय रहते हैं। छात्रों को थकान से बचाता है, क्योंकि बोलने से ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। मौन वाचन में निपुणता का आना व्यक्ति के विचारों की प्रौढ़ता का द्योतक है और भाषाई दक्षता पर अधिकार का सूचक भी है। मौन वाचन में समय की भी बचत होती है। मैंने बताया भी ना, स्पीड में आप पढ़ सकते हैं। मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, जैसे लाइब्रेरी वगैरह में सब साइलेंट पढ़ते हैं ना, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होता है। सामूहिक जो वाचन होता है उसके लिए मौन वाचन सर्वोत्तम होता है। मौन वाचन के समय छात्र चिंतन भी करता है, मन में धीरे धीरे पढ़ता है तो सोचते विचारते रहता है। मौन वाचन के अवसर पर अध्यापक को छात्रों के पठन का निरीक्षण भी करना चाहिए। 11 नंबर प्रश्न है आपका अति लघु, इसके बाद लघु देखेंगे। लोकोक्ति की दो विशेषताएं बताइए। लोकोक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं? तो लोकोक्ति की पूरे वाक्य का निर्माण करने में समर्थ होती है, क्योंकि जो भी लोकोक्ति होती है अपने आप में कंप्लीट अर्थ देती है ना, इसीलिए लोकोक्ति का अर्थ पूछे भी जाते हैं। लोकोक्ति जीवन के अनुभवों पर आधारित होती है। इसका जो क्षेत्र होता है लोकोक्ति का वो विस्तृत होता है। हालांकि यहाँ दो ही विशेषताएं पूछी गई हैं, 3 लिखी गई हैं, तीनों रट लीजिएगा, कोई 2 लिख लीजिएगा। जितनी पूछी गई उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा इसलिए लिखा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उसमें से कुछ चीज़ें आपको याद रह जाएँ तो आप पेपर तक पहुँच पाएँ, लिख पाएँ। बढ़ते हैं अब हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। वीडियो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और साथ ही साथ लाइक सभी लोग जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो शेयर भी करते रहिएगा सभी लोग, जितने भी थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं जो परीक्षा देंगे उन तक शेयर करके वीडियो पहुंचा दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न जो देख रहे हैं ना, गद्य और पद्य में अंतर, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार आपको देखने को किसी ना किसी रूप में मिल जाता है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। गद्य की अगर बात करते हैं तो जो निबंध वगैरह जो होते हैं ना वो सब इसमें आते हैं, और जो पद्य जो होता है यहाँ पर पोयम वगैरह आती हैं, कविताएं वगैरह आती हैं। तो बेसिक चीज़ तो आपको पहले ये समझ में आनी चाहिए। तो गद्य में वाक्यों से बनी ऐसी रचना जो विचार प्रधान हो गद्य कहलाएगी, और पद्य में छंदबद्ध या छंद युक्त ऐसी संगीतात्मकता युक्त रचना जिसमें भाव और कल्पना की प्रधानता हो वो पद्य कहलाएगी। तो यहाँ पर सारे संगीतात्मक जो देखने को मिलता है पोयम वगैरह में ही तो देखने को मिलता है। गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, पद्य में इन नियमों का कोई बंधन नहीं होता है। गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि पद्य में तो गति और लय दोनों की ही भूमिका होती है। जैसे अगर कोई वीरता वाली आप कोई कविता पढ़ रहे हैं तो उस तरीके की लय होनी चाहिए, और निबंध वगैरह में इस तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं होती, यानी कि गद्य में नहीं होती है। गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता है। पद्य की रचना जो है वो छंदबद्ध भी होती है और छंदयुक्त भी होती है। आपने देखा भी होगा कि कविताओं की लाइनें लिखी रहती हैं और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा छंद है, तो पद्य में आपको देखने को मिलता है छंदबद्ध और छंदयुक्त, गद्य में नहीं। पद के बाद अगला 5वां पॉइंट है कि गद्य में चिंतन मनन तर्क वितर्क विवेचना आदि की प्रधानता होती है, जबकि पद्य में हृदय तत्व की प्रधानता होती है। तो ये 5 जो आप पॉइंट देख रहे हैं इनको जरूर रट लीजिएगा एज इट इज। ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रश्न में, चाहे लघु में पूछे चाहे अति लघु में, लिखने को जरूर पूछ लिया जाता है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, उनके प्रकार बताइए। तो वाक्य जो होता है शब्दों का सार्थक समूह। सार्थक शब्द इसलिए क्योंकि वाक्य जो होता है अपने आप में कंप्लीट होता है, एक मीनिंगफुल अर्थ देता है, इसलिए। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं जैसे पक्षी आसमान में उड़ते हैं, सूर्य पूर्व से निकलता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर प्रश्न में उसके प्रकारों के बारे में भी पूछा गया है कि वाक्य के प्रकारों के बारे में भी बताइए। तो वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर आपके यहाँ पर दिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि रचना के आधार पर अलग होते हैं, अर्थ के आधार पर अलग होते हैं। तो यहाँ पर तो केवल उनके प्रकार लिखे हैं, तो आप यही लिख सकते हैं कि रचना के आधार पर सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मीरा नाचती है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य परस्पर जुड़े होते हैं उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जोड़ने का काम क्या कर रहा है? और कर रहा है। सरल वाक्य में ये जैसे वह स्कूल गया, ये क्या है? ये सरल वाक्य है। तो ये जो सरल वाक्य हैं उनको जोड़ करके जो वाक्य बन जाते हैं और वगैरह से जोड़ देते हैं वो आपके संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? बेसिकली एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। मिश्रित वाक्य जिन वाक्यों में एक मुख्य वाक्य होता है या प्रधान वाक्य भी उसको कह सकते हैं, और अन्य जो होते हैं वो आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। जैसे यदि मैं परिश्रम करता, तो एक चीज एक लाइन आपकी तो सफल हो जाता था, यानी एक भाग दूसरे भाग पर डिपेंडेंट है। वही बात आपको देखने को मिलती है मिश्रित वाक्य में। अगला है किसी एक राष्ट्रीय पर्व का अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए।
तो ये आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप कम शब्दों में अच्छे से अच्छा लिख सकें। जैसे स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व जो है यहाँ पर लिखा गया है, कोई एक राष्ट्रीय पर्व लिख सकते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में राजकीय अवकाश होता है। इस अवसर पर स्कूल, कॉलेज और सरकारी जो संस्थाएं हैं उसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस दिन अमर शहीदों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्योहार भी है। इस दिन देश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। स्कूल के बच्चों के द्वारा देशभक्ति गीत, भाषण, कविता आदि प्रस्तुत किए जाते हैं और इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा भी फहराते हैं। तो इतना काफ़ी होगा अगर आप लिख देते हैं, जिसमें लगभग अगर आप इसे अपनी जो एग्ज़ाम वाली कॉपी उसमें लिखेंगे तो हाफ पेज से ज़्यादा का ही हो जाएगा। बाकी पैराग्राफ चेंज करते हैं तो एक पेज में पूरा जो है वो कवर कर लेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर स्पष्ट करते हुए एग्जाम्पल भी आपको बताने हैं। तो जब बात होती है उपसर्ग और प्रत्यय की तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लापरवाह में जो है ला वर्ड स्टार्टिंग में लग रहा है ना, तो ये क्या है? उपसर्ग है। उपकार में उप क्या है? उपसर्ग है। अनुशासन में अनु क्या है? उपसर्ग है। तो अनु, उप और ला ये सब उपसर्ग हैं, स्टार्टिंग में लगते हैं। अब प्रत्यय की अगर बात होती है तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि भूखा में खा वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, क्रोधित में इत वर्ड देखने को मिल रहा है। तो भू शब्द और खा प्रत्यय लगाने से भूखा शब्द और क्रोध शब्द में इत लगाने से आपका क्रोधित शब्द जो है वो बना है। एग्जाम्पल भी पूछे गए थे ना, तो आपको एग्जाम्पल भी लिखने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है कि कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या होती है? ये ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप अपने आप से शब्दों का चयन करके लिख सकते हैं। जैसे कि कहानी शिक्षण की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि करने में उपयोगी होता है। कहानी शिक्षण विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास करने में। अब देखेंगे तो यहाँ पर जो की पॉइंट है ना, आप बेसिकली इनको रटिए, ये आपको और एग्जाम और जो क्वेश्चन आएंगे उनमें भी जो है वो यूज करने में हेल्प करेगा। इसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो ज्ञान की वृद्धि उसमें भी होती है, बेसिकली सभी में ही होती है। कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों में अभिव्यक्ति और सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है, गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करने में भी ये जो है ये सहायक होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जिनका यूज आप अन्य प्रश्नों में भी कर सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न का कि लोकोक्ति और मुहावरे में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या होता है मुहावरा? मुहावरा एक वाक्यांश होता है और लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरे में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन जो है वो होता है और लोकोक्ति में अगर देखेंगे तो इसका स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। ये एज इट इज यूज होता है। मुहावरे में काल, वचन और पुरुष के अनुरूप इसमें परिवर्तन भी देखने को मिलता है। लोकोक्ति के बाद मुहावरे में अगला तीसरा पॉइंट कि इसका क्षेत्र जो होता है मुहावरे का वो सीमित होता है और लोकोक्ति का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है। मुहावरे की उत्पत्ति अरबी भाषा के मुहाविर से हुई है। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, इसको आप सबसे पहले नंबर पे लिखिए। इससे ये पता चलता है कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो ये जो पॉइंट चौथे नंबर वाला देख रहे हैं इसको आप पहले नंबर पे लिखिएगा। लोकोक्ति की उत्पत्ति जो होती है वो लोक में प्रचलित उक्ति या कहावतों से मानी जाती है। अब एग्जाम्पल एक देखिए, अच्छा पॉइंट है कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर इसको पांचवा पॉइंट बना दिया। तो यही सब तरीके, स्मार्ट तरीके आपको अपनाने होते हैं। जैसे अंगूठा दिखाना, अंधे की लाठी होना, ये सब एग्जाम्पल है मुहावरों के। और लोकोक्ति के क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर, भागते भूत को लंगोटी भली। अच्छा, ये गलती मत कीजिएगा कि उदाहरण मुहावरे में आप लोकोक्ति लिख दें या लोकोक्ति के उदाहरण में मुहावरे लिख दें। तो मुहावरे और लोकोक्ति आप एक दो याद करके पहले से रखिएगा। एक दो क्यों, आपके जब कोर्स में तो आपको ज़्यादा याद करनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन है लूसेंट से याद कर लीजिए, सबसे अच्छा है, आपको घूम फिर के वहीं से देखने को मिल जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न का कि अभिव्यक्ति के साधनों का वर्णन कीजिए। अभिव्यक्ति मतलब व्यक्ति द्वारा अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाता है। अभिव्यक्ति के स्वरूप या प्रकार में सबसे पहला आता है मौखिक अभिव्यक्ति, जहाँ पर अपने भाव या विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करने को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। और इसके साधन कौन कौन से मौखिक अभिव्यक्ति के? तो जैसे कि चित्र पठन हो गया, जैसे कि वाद विवाद हो गया, जैसे कि कहानी पठन, कहानी पाठ हो गया, कविता पाठ हो गया, भाषण हो गया, चर्चा परिचर्चा है, अभिनय है। ये सब मौखिक अभिव्यक्ति के हैं जहाँ पर आप बोल करके अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। वही अगर बात करते हैं लिखित अभिव्यक्ति की, तो अपने भावों और विचारों को जहाँ पर हम लिख करके व्यक्त करें
एग्जाम्पल आपको मेन याद रखने हैं, पत्र लेखन हो गया, कहानी लेखन हो गया, कविता लेखन हो गया, निबंध लेखन है, आत्मकथा या नाटक लेखन है, ये सभी आपके लिखित अभिव्यक्ति के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। तो इसी के साथ ये हमारा पूरा पेपर का सॉल्यूशन हिंदी का समाप्त हुआ। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। इसके अलावा कोई सुझाव हो, कोई वीडियो ना मिल रहा हो, क्योंकि हम आपके पहले के बैचेस के लिए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स वगैरह ऑलरेडी करा चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको वन लाइनर, मैराथन सारी चीज़ें ऑलरेडी मिल जाएगी। फिर से हम सारी चीज़ें थोड़ी सी और लेटेस्ट को मैच कराते हुए करा रहे हैं, ताकि आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। बाकी आप थर्ड सेमेस्टर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पूरी सभी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। यदि ना मिले तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए कि जो जा वर्ड का उच्चारण स्थान है वो इनमें से कौन सा है? कंठ है, तालु है, ओष्ठ है या फिर मूर्धा है? तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। ये जो क्वेश्चन हमने पूछा है ये संस्कृत के पेपर में पूछा गया था, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पूछा गया था, 2023 के पेपर में पूछा गया था। अगला जो पेपर का सॉल्यूशन कराएंगे वहां पर हम इसका आंसर भी आपको बता देंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।